हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रो केमिस्ट्री। तो आई होप आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो सेशन को शुरू करने से पहले इसको एक बार शेयर कर दीजिए सभी लोग, फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पिछली क्लास में हम थर्मोडायनेमिक्स के ही क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें हम काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा थर्मो का पार्ट 2 है, जिसमें हम रिमेनिंग क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं। हो सकता है कि यहाँ से आपके एक दो क्वेश्चन ज़रूर पेपर में देखने को मिले। और अपनी आने वाली क्लास में हम ऑर्गेनिक से शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन फॉर राइट रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। तो आप सभी को अब तक Cp और Cv में रिलेशन जो है पता होगा, Cp और Cv का रिलेशन पता होगा, क्योंकि आप जो है बचपन से थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते आ रहे हैं। इतना टाइम हो गया आपको, 11th 12th में आपने पढ़ना शुरू कर दिया होगा, ग्रेजुएशन आपने कर लिया है, मास्टर्स आपने कर लिया है, तो P और Cp और Cv में रिलेशन सबको पता होगा। जिनको याद नहीं है वो इसको PVR से याद कर लीजिए। मूवी तो सभी देखते होंगे PVRs में जाके, ठीक है। तो PVR से याद कर लीजिए। ये आपका जो ऑर्डर है कि पहले P फिर V इज इक्वल टू R और P और V के बीच में माइनस का निशान, और R से पहले जो है नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पर आपका नंबर ऑफ मोल जो दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, मतलब N की वैल्यू 1 दी हुई है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा C कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन द करेक्ट ऑप्शन इज। आपको डेल्टा यू मतलब इंटरनल एनर्जी के बारे में बताना है, और डेल्टा एस टोटल मतलब टोटल एंट्रोपी के बारे में बताना है। जो कि टोटल एंट्रोपी होती है वो क्या होती है, सिस्टम की एंट्रोपी प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी। आइसोथर्मल मतलब होता है जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, टेम्परेचर चेंज ना हो रहा हो, मतलब डेल्टा टी क्या हो, 0 हो, ठीक है। तो आप सबको पता है कि जो हमारी इरिवर्सिबल या रिवर्सिबल एक्सपेंशन कोई भी हो एट आइसोथर्मल कंडीशन या तो इरिवर्सिबल होगा या प्रोसेस क्या होगा, रिवर्सिबल होगा। दोनों के लिए ही आइसोथर्मल कंडीशन पर डेल्टा यू मतलब इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या रहेगा, 0 है। आपका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो आपकी इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी, 0 रहेगी, ठीक है। तो ऑप्शन पे आइए। ऑप्शन में देखिए कि दो ऑप्शन बी और डी ऐसे है जिनमें जो इंटरनल एनर्जी है वो है 0 है, ठीक है। लेकिन आपकी जो एंट्रोपी चेंज होती है, टोटल एंट्रोपी जो होती है, टोटल एंट्रोपी होती है वो 0 के इक्वल नहीं होती, ये भी आप सबको पता है, ठीक है। तो जो डेल्टा एस है, एंट्रोपी चेंज है, वो 0 के इक्वल नहीं होगी। तो आपका जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैटिस एंथैल्पी एंड एंथैल्पी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl आर इतना एंड इतना। आपको लैटिस एंथैल्पी दी हुई है NaCl की, और ये आपकी लैटिस एंथैल्पी और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन दिया, और ये है आपका एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 4 किलो जूल पर मोल, ठीक है। आपको हाइड्रेशन एंथैल्पी निकालनी है NaCl की। तो सबसे पहले आपको इनमें रिलेशन पता होना चाहिए। तो जो आपकी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होती है मतलब डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन होती है कि आपकी लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है। आपके सॉल्यूशन की एंथैल्पी किसके इक्वल होती है, लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी के इक्वल होती है। तो आपको सॉल्यूशन की एंथैल्पी दी हुई है कितनी, 4 किलो जूल पर मोल, और आपको क्या दिया हुआ, आपको लैटिस एंथैल्पी दी हुई है कितनी, 788 किलो जूल पर मोल, और आपको आंसर भी किलो जूल पर मोल में ही निकालना है। तो आपको निकालनी है हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो आप निकाल सकते हैं कि 4 माइनस 788 इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। तो ये कितना आ गया, -784। साइन का आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखो दो ऑप्शन है, एक प्लस का है 784, एक माइनस का है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सी, -784 किलो जूल पर मोल,
ठीक है। और यूनिट्स का भी आपको जो है ध्यान रखना है कि किलो जूल में दी है या फिर जूल पर मोल में दी है, उसके अकॉर्डिंग ही आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमंग द फॉलोइंग सेट ऑफ पैरामीटर्स दैट रिप्रेजेंट पाथ फंक्शन, इनमें से कौन से जो पैरामीटर्स है जो पाथ फंक्शन। तो आपको पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन की डेफिनेशन में मानती हूँ कि आपको पता होगी अभी तक। बाकी पाथ फंक्शन जो होता है पाथ पे जो डिपेंड करे, है ना, जो पाथ पर डिपेंड कर रहा है। स्टेट फंक्शन जो पाथ पर डिपेंड ना करे कि हम किस रास्ते से जाकर पहुंचे हैं, ठीक है। तो एक होते हैं हमारे स्टेट फंक्शंस, दूसरे होते हैं हमारे पाथ फंक्शन, ठीक है। तो पाथ फंक्शन जो होता है हमारा क्यू होता है, एक तो मतलब हीट जो होता है वो पाथ फंक्शन होता है, और एक वर्क डन, क्या होता है, वर्क डन। ये दोनों हमारे क्या है, पाथ फंक्शन होते हैं। बाकी टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर या इंटरनल एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी, ये सब हमारे क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं, स्टेट फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपका फर्स्ट ऑप्शन है Q प्लस डब्ल्यू। अब आपको पता है कि फर्स्ट लॉ हमारा थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है आपका, कि डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू, यही होता है हमारा फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ खाली Q या फिर खाली W नहीं है, यहाँ पे क्या है, Q प्लस डब्ल्यू, और वो किसके इक्वल होता है, डेल्टा यू के। किसके इक्वल होता है, डेल्टा यू के। तो ये हमारा क्या हो गया, एक स्टेट फंक्शन, ठीक है। आपको क्या बताना है, पाथ फंक्शन बताने हैं सिर्फ। तो ये तो हो गया रोंग, ठीक है। Q आपका पाथ फंक्शन होता है, करेक्ट है, होता है। W आपका पाथ फंक्शन होता है, करेक्ट बात है, होता है। H माइनस टी एस, अब H माइनस टी एस क्या होता है, पिछली जो आपकी क्वेश्चंस की क्लास में मैंने वहां पे डेल्टा जी करवाया था, गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। तो जो डेल्टा जी होता है या जी होता है वो हमारा होता है H माइनस टी एस, ठीक है। जी क्या होता है, H माइनस टी एस। अगर चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी करेंगे तो हम डेल्टा H माइनस टी डेल्टा एस ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो डेल्टा जी क्या होता है, H माइनस टी एस। तो ये क्या है आपका G, यानी गिब्स फ्री एनर्जी। और गिब्स फ्री एनर्जी तो क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो गया, रोंग। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपके, बी और सी। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बी और सी। कई बार जब एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, जब इस टाइप से कि यहाँ पे भी ऑप्शन गिवन है, यहाँ पे भी ऑप्शन गिवन है, तो आप क्या करते हैं, यह इन ऑप्शन को करेक्ट लगाने की जगह यहाँ पे करेक्ट लगा देते हैं कि बी करेक्ट। अच्छा, क्यू पाथ फंक्शन होता है तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो उसको ध्यान रखेंगे कि इन ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे कि जब आप आंसर टिक करेंगे तो आप गलती ना करें। क्वेश्चन आप सही सोल्व कर देंगे, लेकिन आंसर टिक करते वक्त आप जल्दी जल्दी में क्या कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आप उनको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ अ सब्सटेंस। हमें एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बताना है और आपके ऑप्शन गिवन है ये सारे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सब्लिमेशन क्या होता है। सब्लिमेशन क्या होता है, जब आपका सॉलिड चेंज हो रहा हो किसमें, वेपर में, ठीक है। सॉलिड जब वेपर में चेंज हो रहा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, ठीक है। जब आपका, ठीक है, अच्छा, सॉलिड से जब हम वेपर तक जाएंगे, ठीक है, तो दो प्रोसेस होंगे। एक तो सॉलिड से जाएंगे लिक्विड में, ठीक है, और फिर लिक्विड से जाएंगे हम अपने वेपर में, ठीक है। तो सॉलिड से जब हम लिक्विड में जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं, फ्यूजन। सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने को, स्टेट को क्या बोलते हैं, फ्यूजन, ठीक है। और लिक्विड से जब वेपर बन रहा है तो इसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन, ठीक है। तो सब्लिमेशन हमारा क्या हो गया, सब्लिमेशन हमारा क्या हो गया, फ्यूजन, फ्यूजन प्लस वेपराइजेशन, ठीक है। मतलब एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या हो गया, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अब ऑप्शन में देखो क्या क्या गिवन है। ऑप्शन में गिवन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। करेक्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट ही हो गया, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन जैसे गिवन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, अब सब्लिमेशन फ्यूजन के इक्वल तो नहीं हो सकता क्योंकि फ्यूजन में तो लिक्विड तक ही पहुंचेगा, और वेपराइजेशन के इक्वल भी नहीं हो सकता। भाई वेपराइजेशन क्या होता है, लिक्विड से वेपर में चेंज, और पूछा क्या उसने, सॉलिड से जब वेपर में चेंज होता हो। ट्वाइस ऑफ एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट।
आर टेकन एज 0, ठीक है। जब कोई एलिमेंट उनकी स्टैंडर्ड स्टेट में होता है, स्टैंडर्ड स्टेट मतलब मान लो कि आपका H2 है ना, H2 है। अब H2 हमें पता है किस फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में होता है। तो H2 जब आपको कभी गैस फॉर्म में प्रेजेंट हो, H2 आपका गैस में प्रेजेंट हो, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन उसके क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। ऐसे ही जैसे कार्बन की बहुत सारी स्टेट होती है, ग्रेफाइट होती है, डायमंड है, गैस में, सॉलिड में, किसमें गिवन, ठीक है। तो जो ग्रेफाइट होती है कार्बन की, वो क्या होती है, इसकी स्टैंडर्ड स्टेट होती है। तो इसकी एंथैल्पी क्या मानते हैं हम, 0 मानते हैं। तो कोई भी एलिमेंट जब उनके स्टैंडर्ड स्टेट में होता है कि उनकी एंथैल्पी कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। तो द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, तो एंथैल्पी अगर इनसे कोई कंपाउंड बन रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगी उसकी एंथैल्पी, तो वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी। मतलब जो रिएक्शन हमारी होगी, रिएक्शन कैसी भी हो सकती है, आपकी एक्सोथर्मिक भी हो सकती है और एंडोथर्मिक भी हो सकती है, ठीक है। एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी रिलीज हो रही हो, एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी यूज हो रही हो। एक्सो मतलब एनर्जी निकलेगी, तो नेगेटिव है ना, नेगेटिव एंथैल्पी दी होगी, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव दी होगी, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एनर्जी रिलीज हो रही है। और एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी कंज्यूम हो रही है रिएक्शन को कराने के लिए, ठीक है। तो वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सी, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर अ रिएक्शन, एक रिएक्शन दी हुई है 2K प्लस L गिव्स 2M, ठीक है। वहां पर उसकी डेल्टा U नोट की वैल्यू दी हुई है और डेल्टा S नोट की वैल्यू दी है। हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा G नोट, ठीक है, फॉर द रिएक्शन, और बताना है प्रिडिक्ट वेदर द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो हम स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस किस बेसिस पे बताते हैं, कि अगर हमारी डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव है ना, आंसर डेल्टा जी की जो वैल्यू आई है वो नेगेटिव है, मतलब रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। अगर पॉजिटिव है मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस, ये हम पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। डेल्टा जी हम कैसे निकालते थे, डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता था, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला होता है, डेल्टा एच, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। यहाँ पर स्टैंडर्ड स्टेट में गिवन है तो सबको स्टैंडर्ड स्टेट में कर लीजिए। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका। अब इसके लिए आपको चाहिए एक तो डेल्टा एस और टेम्परेचर चाहिए। टेम्परेचर आपको नहीं गिवन, मतलब आप रूम टेम्परेचर ले सकते हैं, दैट इज 298 केल्विन ले सकते हैं, ठीक है। डेल्टा एच, अब डेल्टा एच आपको गिवन नहीं है लेकिन डेल्टा यू गिवन है, तो आप जो है पहले डेल्टा एच निकाल लीजिए। डेल्टा एच आपका क्या होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू नोट प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से कराया है। तो यहाँ पर क्या है, डेल्टा एच आप निकाल सकते हैं क्योंकि डेल्टा यू गिवन है। तो डेल्टा यू आपका कितना गिवन है, माइनस 10.5 किलो जूल। अब ये किलो जूल में, यूनिट को आप ध्यान रखेंगे, किलो जूल यहाँ पर दिया हुआ है तो ये किलो जूल में है, प्लस डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, जब जो हमारे एटम्स या एलिमेंट्स है गैसियस स्टेट में गिवन हो। तो यहाँ पे सारे ही गैसियस स्टेट में है, तो डेल्टा एन जी क्या हो गया आपका, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट में 2 मोल है, माइनस रिएक्टेंट में कितने हैं, 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, कितने हो गए 3। तो ये कितना हो गया, 2 माइनस 3 इज -1। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, -1 इंटू आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू सॉरी 8.314, ठीक है। अब देखो आपको ये चीज तो किलो जूल में दी हुई है, डेल्टा यू की वैल्यू है ना, किलो जूल में दी हुई है। आर आपको पता है आप क्या लिखते हो, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। ये आपको किलो में नहीं दी होती। तो सबसे पहले अगर आपके कोई भी क्वेश्चन में एक चीज जिस यूनिट में दी हुई है आपको उसी यूनिट का यूज करना है, तो यहाँ पर इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, किलो जूल में, ठीक है। इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे किलो जूल में। तो इसको आप कर लेंगे 8.314 इंटू 10⁻⁻3। अब ये हो गया किलो जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ से आपकी डेल्टा एच की वैल्यू आ जाएगी -12.98 किलो जूल। क्या आ जाएगी, -12.98 किलो जूल, ठीक है। यहाँ से आपकी डेल्टा एच आ गई, डेल्टा एच आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन
क्वेश्चन में जो है आपको डेल्टा जी निकालनी है। डेल्टा जी क्या है? डेल्टा एच। डेल्टा एच आपको निकाल लिया आपने -12.98, ठीक है, माइनस टी। टी क्या है यहाँ पर? 298। अगर आपको नहीं दिया तो आप 298 ले सकते हैं, इंटू डेल्टा एस। डेल्टा एस कितनी गिवन है? -44.1। यहाँ पर भी देखो आपको जूल पर केल्विन दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको किस में लेना है? किलो में, क्योंकि आप सारी चीज क्या है? किलो में ले रहे हैं और आंसर भी जो आपको किलो जूल में गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप कर लेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा किलो जूल पर केल्विन में कन्वर्ट, किलो जूल पर केल्विन में कन्वर्ट, ठीक है। यहाँ से जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -12.98, इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 13.14 माइनस का, तो माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो ये बच जाएगा आपका 0.16 किलो जूल, ठीक है। अब ये आपकी एक पॉजिटिव वैल्यू आई है। पॉजिटिव वैल्यू है मतलब रिएक्शन कैसी है? नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है कि पॉजिटिव वैल्यू है और क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इन अ रिएक्शन, एक रिएक्शन दी हुई है P + Q = R + S, देयर इज नो चेंज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है मतलब डेल्टा एस क्या हो गई आपकी? 0। एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, डेल्टा एच गिवन है, कितनी है डेल्टा एच? 12 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अंडर व्हाट कंडीशन रिएक्शन विल हैव नेगेटिव वैल्यू ऑफ फ्री एनर्जी चेंज? डेल्टा जी आपका क्या होता है? फ्री एनर्जी चेंज, ठीक है। तो डेल्टा जी आपका क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यही फॉर्मूला होता है आपका। और आपको पता है अगर ये नेगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है और पॉजिटिव होता है तो क्या होती है? नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, ठीक है। और ये क्या होती है? स्पॉन्टेनियस होती है, ठीक है। ये कह रहा है कि कब नेगेटिव वैल्यू होगी डेल्टा, मतलब गिव्स फ्री एनर्जी की, डेल्टा जी की। नेगेटिव हुआ मतलब स्पॉन्टेनियस, तो कब हो सकती है? ये तो इसने बोल दिया 0 है। अगर ये 0 के इक्वल है तो ये वाली सारी टर्म 0 हो गई, 0 हो गई। तो डेल्टा जी किसके इक्वल बचा? सिर्फ डेल्टा एच के, है ना। मतलब अगर डेल्टा एच नेगेटिव होता है, डेल्टा एच नेगेटिव होगा तो डेल्टा जी भी क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है? बी, कि डेल्टा एच आपका क्या होगा? नेगेटिव होगा, तो डेल्टा जी भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन जो है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछे जा सकते हैं। जैसे इसमें तो इसने पूछ लिया इस तरीके से। कई बार आपको बोलता है कि कई बार आपको मान लो डेल्टा एस की भी कुछ वैल्यू दे देगा, ठीक है। मान लीजिए एक बार इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है। ये आपकी थी इक्वेशन कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। कई बार आपको बोलेगा कि ये भी कुछ वैल्यू दी हुई है, पॉजिटिव वैल्यू, और ये भी कोई पॉजिटिव वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अब बताना है आपको डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी। आपको बस क्या करना है, आपका जो डेल्टा जी रिजल्ट आना चाहिए, इसको और इसको माइनस करके वो क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। अब आप जो कंडीशन है वो खुद दिमाग में सोच के अप्लाई करेंगे। मान लो ये सारी टर्म पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो जो हमारी नेट वैल्यू है वो कब नेगेटिव आएगी? जब ये वाली टर्म बड़ी हो, है ना, क्या हो? बड़ी हो, और ये क्या हो? छोटी हो, स्मॉल हो। मतलब अगर मान लो ये 5 थी और ये 7, ये वाली 7 थी, तो ये कितना आ गया? -2। तभी माइनस आ सकता है कि ये वैल्यू बड़ी हो, ये छोटी हो। अब ये तो पॉजिटिव पॉजिटिव गिवन है, इसको बड़ा कैसे किया जा सकता है? जब मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं, है ना। तो ऑप्शन ये भी हो सकता था, इफ टेम्परेचर ऑफ, जैसे ये दिया हुआ, इफ टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन इज हाई, टेम्परेचर क्या हो? हाई हो, उस टाइम क्या हो सकता है? डेल्टा जी नेगेटिव। ऐसे किसी भी तरीके से आपको डेल्टा एच टी और डेल्टा एस, इनकी कोई भी कंडीशन मिला के ऐसे दे सकता है कि आपको बताना है डेल्टा जी कब नेगेटिव होगा। तो ये आप खुद सोच के करेंगे अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फॉर अ रिएक्शन, देखो एक ऐसा ही क्वेश्चन है, फॉर अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, कोई रिएक्शन है जो स्पॉन्टेनियस है एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे, मतलब चाहे टेम्परेचर लो हो चाहे टेम्परेचर हाई हो, ठीक है। तो सबसे पहली बात डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। और स्पॉन्टेनियस कब होगी रिएक्शन? जब ये नेगेटिव हो, ठीक है। और कोई भी टेम्परेचर, ये क्या हो सकता है? स्मॉल, मतलब टेम्परेचर क्या हो सकता है? लो भी हो सकता है और हाई भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 टर्म है, कौन कौन सी? एक टर्म तो ये है, ठीक है, एक तो ये है और एक ये है,
ठीक है, ये टर्म ऑलरेडी नेगेटिव है, इसके सामने नेगेटिव साइन है तो ये वाली टर्म ऑलरेडी नेगेटिव है। अगर मैं डेल्टा एस को भी नेगेटिव कर दूं तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, है ना, ये पॉजिटिव हो जाएगी। मान लो हमारी फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है, पहली कंडीशन है, देखो डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव। अगर ये हमारा पॉजिटिव कर दूं और डेल्टा एस भी पॉजिटिव कर दूं, ठीक है, तो हमारी टेम्परेचर पर एक कंडीशन लग जाती है कि भाई ये वाली टर्म जो है बड़ी होगी, उसी टाइम क्या होगा, डेल्टा जी नेगेटिव होगी, है ना। पर उसने तो क्या है, कोई भी टेम्परेचर हो, जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर जो है हाई ही हो, ठीक है। फिर आ जाओ अपनी नेक्स्ट कंडीशन पर। नेक्स्ट कंडीशन आपकी क्या है कि डेल्टा एच नेगेटिव हो और डेल्टा एस भी नेगेटिव हो। ये तो कैंसिल हो गई भाई, ये भी नेगेटिव हो और ये भी नेगेटिव हो, तो ये नेगेटिव और इसमें पहले से एक नेगेटिव साइन है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, ठीक है। फिर से कंडीशन लग जाती है कि जब आपकी ये वाली टर्म बड़ी होगी तभी पूरा जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से आपकी एक कंडीशन लग गई। अगर यहाँ पर आपका टेम्परेचर हाई हो गया गलती से और ये वाली टर्म बड़ी हो गई तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये कंडीशन भी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई, ठीक है। ऐसे ही आपकी ये कंडीशन भी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। जब आप फोर्थ कंडीशन पर पहुंचेंगे कि डेल्टा एच जो है नेगेटिव हो, ठीक है, बीच में ऑलरेडी एक नेगेटिव का साइन है, और डेल्टा एस क्या हो, डेल्टा एस आपका क्या हो, पॉजिटिव हो, ठीक है। तो देखो ये वाली पूरी टर्म भी अब नेगेटिव रह गई, एक ही नेगेटिव साइन है और ये भी नेगेटिव रह गई, ठीक है। अब डेल्टा जी, ये कितनी भी बड़ी हो छोटी हो नेगेटिव ही रहेगी, ये भी कितनी भी बड़ी हो छोटी हो नेगेटिव ही रहेगी। जब पूरी की पूरी टर्म ही नेगेटिव है तो टेम्परेचर कैसा भी हो, हाई या लो, आपका डेल्टा जी क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। तो ऑप्शन डी जो यहाँ पर है वो क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट a reaction attains equilibrium state under standard condition, then what is the incorrect for this? इसके लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। क्वेश्चन में आप हमेशा ये भी ध्यान रखेंगे कि उसने पूछा क्या है। यहाँ पर उसने इनकरेक्ट पूछा है तो एक बार वहां पर इसको निशान लगा लीजिए। कई बार क्या होता है, आप गड़बड़ कर देते हैं आंसर को टिक करते टाइम, ठीक है। तो आपको पता है इक्विलिब्रियम पर आपका डेल्टा जी क्या होता है, 0 होता है, और इक्विलिब्रियम और स्टैंडर्ड स्टेट पर डेल्टा जी नोट क्या होता है आपका, वो भी 0 होता है, ठीक है। अब डेल्टा जी आपको पता है क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। तो ये अगर आपका 0 हो गया, ये अगर आपका क्या हो गया, 0 हो गया, तो डेल्टा एच किसके इक्वल हो गया, टी डेल्टा एस के, ठीक है। तो देखो डेल्टा जी 0 है, डेल्टा जी नोट भी 0 है, डेल्टा यहाँ से आपका डेल्टा एच आ गया टी डेल्टा एस के, और जब डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू डेल्टा एच नोट, ये नोट किसके लिए लिखता है, स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए बस, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए। तो ये अगर आपका 0 हो गया तो यहाँ से डेल्टा एच नोट किसके इक्वल हो गया, टी डेल्टा एस के लिए। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। और ये देखो, और डेल्टा जी क्या होता है हमारा, डेल्टा जी क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की टर्म्स में इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू 2.303 आर टी नेचुरल लॉग ऑफ के, के इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर डेल्टा जी 0 है तो ये सारी टर्म डिवाइड में आएगी तो 0 हो जाएगी, तो नेचुरल लॉग ऑफ के इज इक्वल टू क्या रह गया, 0। और नेचुरल लॉग ऑफ के की वैल्यू कितनी हो कि 0 आ जाए, तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 का जो लॉग होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो के जब 1 होगा, के जब 1 होगा तो ये टर्म क्या होगी, 0 होगी। तो बी ऑप्शन भी ठीक है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा बच गया, ये वाला, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इज इक्वल टू 0, ये एक बात क्या है, गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप करेक्ट ऑप्शन टिक करेंगे तो क्या आएगा, करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया ये, क्योंकि आपको इनकरेक्ट बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इस बारी, ऑन द बेसिस, जैसे ये वाला क्वेश्चन है और इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, ठीक है। तो इनको ध्यान से देखिए, दोनों को, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 2 मिनट में सोल्व हो जाएंगे। देखने में आपको ऐसा लग रहा है बड़ा, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोकेमिकल इक्वेशन, 3 इक्वेशन दी हुई है, फाइंड करना है कौन सा एल्जेब्रिक रिलेशनशिप जो है करेक्ट है, ठीक है। ये जो है 4 एल्जेब्रिक रिलेशनशिप दिए हुए हैं। तो आपको बस क्या दिया हुआ है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दी हुई है तीनों रिएक्शन को, ठीक है। अब हमें देखना है कि कौन सी, देखो इनमें क्या किया हो कि किसी 2 को ऐड करके या किसी 2 को सब्ट्रैक्ट करके थर्ड को बना रखा है, ठीक है। तो अगर हम मान लो फर्स्ट इक्वेशन को बनाते हैं, तो अगर मैं सेकंड और थर्ड इक्वेशन को, y और z को ऐड कर दूं तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है। देखो कैसे, ये हमारी है हमारी सेकंड इक्वेशन कि सी ग्रेफाइट प्लस हाफ O2, और इसमें ऐड कर दी कौन सी, नीचे वाली थर्ड, मतलब
थर्ड इक्वेशन, तो CO प्लस हाफ O2 और क्या बन जाता है हमारा, इसमें बन रहा है CO और दूसरी का क्या है CO2। ठीक है, तो CO से CO कैंसिल हो गया, हाफ और हाफ कितना हो गया, 1 हो गया। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, C ग्रेफाइट प्लस O2, एक O2 बन गया, हाफ और हाफ, हाफ प्लस हाफ 1 O2 इज इक्वल टू CO2। ठीक है, तो x हमारे यहाँ से क्या हो गया, x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट है कि x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। तो इस टाइप के क्वेश्चन अब की बार आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये भी आने की पूरी संभावना है। कंसीडर द रिएक्शन गिवन बिलो, ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिएक्शन फाइंड आउट विच ऑफ द एल्जेब्रिक रिलेशन गिवन इन द ऑप्शन A to D इज करेक्ट। कौन सा जो रिलेशन है वो करेक्ट है। अब यहाँ पर दो इक्वेशन दी हुई है, एक तो आपको ये कि C प्लस 4 हाइड्रोजन गिव्स CH4 और दूसरी है C ग्रेफाइट प्लस H2 गिव्स CH4। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दी हुई है इसकी x और इसकी y। आपको बताना है दोनों इक्वल है या x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y है, या x बड़ा है y से या y बड़ा है x से। ठीक है, देखो फर्स्ट रिएक्शन में आप जब देखेंगे तो 4 हाइड्रोजन दिए हुए हैं। ठीक है, आप सभी को पता है जब आप किसी के बीच की बॉन्ड तोड़ते हैं, है ना, आप किसी के बीच की बॉन्ड तोड़ोगे तो कुछ तो एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी, है ना, ऐसे ही तो नहीं टूट जाएगी वो बॉन्ड। किसी के भी बीच की बॉन्ड आप ऐसे ही तो नहीं तोड़ सकते ना, तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कोई एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट रिएक्शन है, उसमें 4H गिवन है, आपको कोई बॉन्ड जो है नहीं तोड़नी। ठीक है, तो एनर्जी जो होगी ज्यादा रिलीज होगी। लेकिन सेकंड इक्वेशन में आपके पास H2 गिवन है, H2 मतलब H और H के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यहाँ पर आपको एनर्जी से पहले जो है बॉन्ड तोड़नी पड़ेगी, तो कुछ एनर्जी जो है यहाँ पर यूज हो जाएगी, तो ये एनर्जी जो रिलीज होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि x जो है आपका बड़ा है किससे, y से। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, ये बात आप सभी लोगों को पता है कि बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, और जब बॉन्ड बनती है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट अपनी वीडियो में हम करेंगे ऑर्गेनिक का पार्ट, पहले 12th से उठाएंगे, नेक्स्ट में हम 12th की ऑर्गेनिक से शुरू करेंगे, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है, मतलब आए हुए क्वेश्चन है या आपकी आने की संभावना है, जो मॉडल्स क्वेश्चन है, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे।